सुनो, हम लोग आज पढ़ने जा चालू कर दिए। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आवेश के अन्य मात्रक। ठीक है ना। लाइटवा जला दो, लाइट जला दो। देखो, हम लोग पढ़ेंगे आज आवेश के अन्य मात्रक। ठीक है ना। जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि आवेश का जो एगो मात्रक हम लोग पढ़े थे, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। लेकिन कूलाम जो है वो आवेश का थोड़ा बड़ा मात्रक है। ठीक है ना। कूलाम आवेश का क्या है? थोड़ा बड़ा मात्रक है। इसका एगो छोटा मात्रक है और कूलाम से भी एक बड़ा मात्रक है। ठीक ना। तो लिखेंगे आवेश का छोटा मात्रक। सबसे पहले लिखेंगे आवेश का छोटा मात्रक जो है वो माइक्रो कूलाम होता है। क्या होता है? माइक्रो कूलाम। आवेश का छोटा मात्रक क्या होता है? माइक्रो कूलाम। और बड़ा मात्रक जो है मतलब माइक्रो कूलाम से थोड़ा बड़ा मात्रक जो है वो मिली कूलाम होता है। देखिए, आवेश का छोटा मात्रक, आवेश का छोटा मात्रक माइक्रो कूलाम होता है। और एक माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁻6 कूलाम होता है। ठीक है ना। क्योंकि इससे थोड़ा बड़ा मात्रक जो है कूलाम रहेगा। ठीक है ना। माइक्रो कूलाम इससे थोड़ा बड़ा मात्रक, माइक्रो कूलाम से मतलब थोड़ा बड़ा मात्रक, वह होता है मिली कूलाम। ठीक है ना। लिखिएगा आवेश का माइक्रो कूलाम से बड़ा मात्रक मिली कूलाम होता है। और एक मिली कूलाम बराबर वो 10⁻³ कूलाम होता है। ठीक है ना। इतना लिख लीजिए। उसी नहीं है। हैं? अच्छा, स्कूल एक भी नहीं है? स्कूल रोज जाती है?
हो गया है। अब आगे हम लोग पढ़ना है आवेश का क्वांटमीकरण। दोनों का कर रहा है आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है ना। देखिए आवेश के क्वांटमीकरण में क्या होता है कि इसमें हम लोग को पढ़ना है कि आवेश की जो सबसे छोटी इकाई है, ठीक है ना, वह स्मॉल ई है। क्या है? स्मॉल ई। मतलब अब तक जितना भी सबसे छोटा आवेश खोजा गया है, उनमें से सबसे छोटा आवेश जो है वह स्मॉल ई है। ठीक है ना, इससे छोटा कोई आवेश नहीं है। मतलब अगर हम कहें कि किसी कण पर, ठीक है ना, एक इकाई अर्थात सबसे छोटा आवेश मौजूद है, तो उसका मान जो है वो स्मॉल ई के बराबर होगा। ठीक है ना। और इस स्मॉल ई का मान जो होता है वह 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। समझ में आया? स्मॉल ई से छोटा मात्रक आवेश का अभी तक कोई नहीं खोजा गया है। कोई भी अगर आवेशित कण हुआ, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है ना, या कोई आवेशित वस्तु ही उस पर भी अगर कोई सबसे छोटा आवेश अगर मौजूद है, ठीक है ना, तो वह स्मॉल ई के बराबर ही है। ठीक है ना, उससे छोटा आवेश अभी कोई विद्यमान नहीं है, नहीं खोजा गया है। मतलब यह कि प्रकृति ने हमें जो सबसे छोटा आवेश दिया है वह क्या है? स्मॉल ई। ठीक है ना, इससे छोटा आवेश अभी कोई विद्यमान नहीं। ठीक है ना, समझ में आया? अर्थात अगर किसी वस्तु को आवेशित किया जाए, ठीक है ना, तो उस पर जितना भी आवेश आता है वह स्मॉल ई के पूर्ण गुणज के रूप में ही प्राप्त होता है। समझ में आया? स्मॉल ई के पूर्ण गुणज के रूप में ही प्राप्त होता है। ठीक है ना, समझ में आया? और स्मॉल ई का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। ठीक है ना, समझ में आया? मतलब चलिए लिखिए इसको, हेडिंग लिख लीजिएगा, मूल आवेश तथा आवेश का क्वांटमीकरण, चाहे क्वांटम प्रकृति, आवेश की क्वांटम प्रकृति ऐसे लिखना। देखो मूल आवेश तथा आवेश की क्वांटम प्रकृति। मूल आवेश तथा आवेश की क्वांटम प्रकृति। ठीक है ना। अब इसमें से सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ये आवेश की क्वांटम प्रकृति। ठीक है ना, तो पहला इसमें से हेडिंग लिख लीजिएगा, आवेश की क्वांटम प्रकृति। पहला हेडिंग लिखिएगा, आवेश की क्वांटम प्रकृति। देखिए प्रकृति ने हमें, देखिए इसके बारे में, प्रकृति ने हमें आवेश का एक मात्रक, प्रकृति ने हमें आवेश का एक मात्रक प्रदान किया है,
प्रकृति ने हमें आवेश का एक मात्रक प्रदान किया है, यह वह छोटे से छोटा आवेश है देखो क्या बोले थे, प्रकृति ने हमें आवेश का एक मात्रक प्रदान किया है, ठीक ना। यह वह छोटे से छोटा जो, लिख लिए, छोटे से छोटा आवेश है जो किसी एक आवेशित कण पर हो सकता है, जो किसी एक आवेशित कण पर हो सकता है। और इसको कैसे दर्शाया जाता है, स्मॉल ई से, ठीक है ना। तो लिखिए इसे मत लिखिए, तो ऐसे आवेश की इस न्यूनतम मात्रा को ऐसे लिखिए, आवेश की इस न्यूनतम मात्रा को, आवेश की इस न्यूनतम मात्रा को स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। आवेश की इस न्यूनतम मात्रा को स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं, हो गया। तथा प्रकृति में तथा प्रकृति में स्मॉल ई से छोटा मात्रक नहीं पाया जाता है। प्रकृति में स्मॉल ई से छोटा मात्रक नहीं पाया जाता, मतलब स्मॉल ई ही क्या है, सबसे छोटा मात्रक, ठीक है ना। आवेश की सबसे छोटा मात्रक स्मॉल ई है। अब पैराग्राफ चेंज करके नीचे से लिखिए, यदि, चाहे अलग पॉइंट बना करके लिखिए, लिखिए यदि हम किसी भी वस्तु को यदि हम किसी भी आवेशित वस्तु लिखना, किसी भी आवेशित वस्तु को, यदि हम किसी भी आवेशित वस्तु को, ठीक ना, अथवा आवेशित कण को, किसी भी आवेशित वस्तु को अथवा आवेशित कण को, हो गया, अथवा आयन के आवेश को मापें, अथवा आयन के आवेश को मापें, आयन के आवेश को मापें, तो उसका आवेश सदैव, स्मॉल ई के, उसका आवेश सदैव स्मॉल ई के, लिख लिए, पूर्ण गुणज में होगा, स्मॉल ई के पूर्ण गुणज में होगा। जैसे क्या क्या होगा, ई, चाहे 2e या 3e या 4e इत्यादि, ठीक है ना जी।
सदैव ही स्मॉल ई के पूर्ण गुणज के रूप में, ठीक है ना। देख लिए, अब देखो, अब इसका मान लो पूर्ण गुणज मतलब समझ ना, यहाँ कोई पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण संख्या मतलब 1 2 3 4 ऐसे, समझ रहे हो ना। पूर्ण गुणज का मतलब कोई पूर्ण संख्या से स्मॉल ई का गुणा किया हो गया, ठीक है ना। जैसे 1 2 3 4 ये सब क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। समझ में आया। मतलब यहाँ कभी भी 0 दशमलव वाली कोई संख्या या भिन्न वाली कोई संख्या नहीं हो, समझ रहे हो। दशमलव वाली या भिन्न वाली कोई संख्या नहीं, ठीक है ना। आगे लिखिए, नीचे अब अगले पॉइंट में लिखिएगा, एक अलग पॉइंट में लिखिए। किसी भी वस्तु, कण अथवा आयन का आवेश किसी भी वस्तु, कण, कमा देकर कण अथवा आयन का आवेश आयन का आवेश स्मॉल ई की भिन्न में अथवा दशमलव में, भिन्न में अथवा दशमलव में, ठीक है ना, नहीं हो सकता है। समझे। जैसे 0.7 ई या 0.25 ई, ठीक है ना, या 3/2 ई, भिन्नात्मक अथवा दशमलव वाली कोई संख्या यहाँ नहीं हो सकती है, ठीक है ना। इत्यादि, 2 3 को लिख के इत्यादि लिख दीजिए। हो गया। लिख लिए। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्वांटमीकरण की परिभाषा लिखिए। डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, बोले देखिए, वैद्युत आवेश को वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। हो गया। आवेश के इस गुण को ही, आवेश के इस गुण को ही आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। आवेश के इस गुण को ही आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। मतलब देखो है ना, अनिश्चित रूप से ये विभाजन की प्रक्रिया जो थी, निश्चित विभाजन है, समझ रहे है ना। देखना, ये जो लिखा गया है ना, ये निश्चित संख्याओं के रूप में लिखा गया है, ठीक है ना। लेकिन है क्या है, अनिश्चित संख्या के रूप में लिखा गया है, ठीक है ना। तो अनिश्चित रूप से विभाजन नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसी गुण का नाम क्या है, आवेश का क्वांटमीकरण अथवा परमाणवीकरण भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब नीचे हेडिंग लिख लीजिए, मूल आवेश।
अब अगला हेडिंग लिख लीजिए, मूल आवेश, दूसरा इसमें। ठीक ना। तो देखो आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है, छोटे से छोटा मात्रक क्या है, स्मॉल ई। ठीक ना। तो स्मॉल ई को ही हम लोग मूल आवेश के रूप में जानते हैं। समझ में आया। स्मॉल ई को ही क्या कहा जाता है, मूल आवेश कहा जाता है। ठीक ना। तो लिखिए, आवेश की छोटी से छोटी इकाई, आवेश की छोटी से छोटी इकाई, आवेश की आवेश की छोटी से छोटी इकाई स्मॉल ई है, स्मॉल ई है, हो गया। इसे ही मूल आवेश, इसे ही मूल आवेश कहते हैं। हो गया। आगे लिखिए, प्रयोग द्वारा इसका मान, हाँ, प्रयोग द्वारा इसका मान कितना पाया गया है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम पाया गया है। लिख लीजिएगा, प्रयोग द्वारा इसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम पाया गया है। लिख लीजिए। मिटा दें इसको। अब नीचे लिखिए हेडिंग, प्रकृति के कुछ मूल आवेश। हाँ, मतलब 2-3 गो आवेश यहाँ लिख लीजिए जिसका प्रयोग हम लोग आगे करेंगे। प्रकृति के कुछ मूल आवेश, प्रकृति के कुछ मूल आवेश। ठीक ना। देखिए, पहला है इलेक्ट्रॉन। पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, देखिए इलेक्ट्रॉन लिखेंगे पहला, इलेक्ट्रॉन का आवेश, उसको क्या दर्शाया जाता है, केवल स्मॉल ई। समझ रहे हैं। स्मॉल ई भी लिख सकते हैं, नहीं तो स्मॉल ई के ऊपर है ना माइनस लिखते हैं इसकी प्रकृति दर्शाने के लिए। ठीक ना। दूसरा, प्रोटॉन का आवेश, ये क्या होता है, P+। चाहे एक मिनट, यहाँ ना लिख के ना है इधर। और दूसरा जो है, तीसरा, मतलब तीसरा अल्फा कण। सुन रहे हैं, क्या नाम है, अल्फा कण का आवेश, यह 2e के बराबर होता है, +2e के बराबर होता है, प्लस में 2e के बराबर होता है। हाँ, तीनों गुना। मिटा दें। अब आगे हम लोगों को
पढ़ना है इसमें कूलाम का नियम। देखिए अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण चीजें, ठीक ना, इम्पोर्टेंट चीजें शुरू हो रही हैं। अभी तक हम लोग इस पाठ को पढ़ने के लिए जो आधारभूत चीजें थी, ठीक ना, उसके बारे में पढ़ रहे थे। अब यहाँ से जो टॉपिक आगे हम लोगों को मिलेगा, ठीक ना, वह हम लोगों के बोर्ड पेपर के लिए अनिवार्य चीजें मिलेंगी। जैसे कूलाम का नियम समझ रहे हैं। आगे कूलाम का नियम है। कूलाम के नियम के बाद कूलाम के नियम का सदिश निरूपण है, ठीक ना। कूलाम के नियम का महत्व है। फिर आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत है। अध्यारोपण का सिद्धांत समझ रहे हो। उसके बाद सतत आवेश वितरण। तो सतत आवेश वितरण में से हर साल परीक्षा में पूछा ही जाता है, इस साल भी पूछा जाएगा लोगों के बारे में, ठीक ना। तो आगे 3-4 गो टॉपिक जो मिलेगा, सुन रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मिलेगा। आया बात समझ में। सबसे पहले आगे हम लोगों को अब इसमें पढ़ना है क्या चीज, अरे क्वांटमीकरण समझ में आया है ना। क्वांटमीकरण में क्या पढ़ा जाता है, क्वांटमीकरण में सिर्फ ये समझा जाता है कि आवेश का जो सबसे छोटा इकाई है, सबसे छोटा मात्रक जो है वो क्या है, स्मॉल ई है, ठीक ना। स्मॉल ई से छोटा आवेश अभी तक नहीं खोजा गया है, ठीक, समझ में आया। और किसी भी वस्तु पर, किसी भी आवेशित वस्तु पर जो भी आवेश होता है वह सदैव स्मॉल ई के पूर्ण गुणज के रूप में ही विद्यमान होता है, ठीक ना, समझ रहे हो। मतलब आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। और आवेश के अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं करने की जो प्रक्रिया है, सुन रहे हो ना जी, आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं करने की जो प्रक्रिया है, उसी को हम लोग आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं, ठीक ना, समझ चुके हैं ना। अब आगे हम लोगों को देखिए पढ़ना है कूलाम का नियम। क्या नियम है, कूलाम का नियम। देखो 9th में या 11th में गुरुत्वाकर्षण नाम का एक पाठ था, पढ़े थे। तो गुरुत्वाकर्षण में क्या पढ़े थे हम लोग कि दो वस्तुएं जो होती हैं, ठीक ना, उन दो वस्तुओं में उस वस्तु, किसी भी वस्तु का अभिलक्षणिक गुण क्या है, सबसे पहला अभिलक्षणिक गुण क्या होता है, उसके अंदर जो है द्रव्यमान मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, द्रव्यमान। तो दो वस्तुओं में उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाला एक बल था जिसका नाम था गुरुत्वाकर्षण बल। क्या नाम था, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा क्या थी, किन्हीं दो वस्तुओं अथवा दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो था वह दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आया। किन्हीं दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है ना, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक उसी प्रकार से, ठीक है ना, ठीक उसी प्रकार से कूलाम ने भी यह बताया था, ठीक है ना, कि किन्हीं दो आवेशित कणों के बीच, किन्हीं दो आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाला जो बल है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल। कैसा बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल जो है, ठीक ना, वह दोनों वस्तुओं के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों वस्तुओं के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आया। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा है, सेम वैसे ही, ठीक ना, यहाँ इस कूलाम बल की भी परिभाषा है, कूलाम का नियम भी है। समझ में आया ना। किन्हीं दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे पढ़े थे हम लोग,
कि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, वैसे ही दो आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल जो है वह दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आया ना? बोलो जी। ये दो आवेशित कण अगर हुए, सुन रहे हैं, पहले पर मान लेते हैं प्लस Q1 आवेश है और दूसरे पर भी प्लस Q2 आवेश अगर जो है, दोनों के बीच की दूरी, सुन रहे हो, दोनों के बीच की दूरी अगर स्मॉल r है, ठीक है ना, तो नियम के अनुसार दो नियम है इसमें, सुन रहे हो, दो नियम है। पहला नियम क्या है? पहले नियम के अनुसार इनके बीच कार्य करने वाला जो बल होगा, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल जो होगा या स्थिर विद्युत बल जो होगा, क्या नाम है? स्थिर विद्युत बल, ठीक है ना, यह दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। मतलब F समानुपाती होगा Q1 Q2 के। समझ में आया? दूसरा नियम क्या है? यहाँ स्थिर विद्युत बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो F जो है वो व्युत्क्रम अनुपात में रहेगा किसके? दूरी के वर्ग के। दूरी स्मॉल r थी, स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपात, मतलब उल्टा अनुपात, ठीक ना? समझ में आया ना? यही दो नियम है। अगर इन दोनों को मिला करके लिख दें, दोनों को अगर हम लोग मिला करके लिख दें तो F समानुपाती Q1 Q2 बट्टा R² आएगा, ठीक है ना? जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कोई एक नियतांक आ जाएगा, ठीक है ना? तो F समानुपाती की जगह पर बराबर का चिन्ह आ गया, ठीक है ना? कोई नियतांक K आ गया। समझ में आया? Q1 Q2 बट्टा R²। समझे जी? Q1 Q2 बट्टा R²। समझ में आया? अब K एक क्या है? नियतांक है। K क्या है? नियतांक है। इसका मान जो है 9.0 गुणे 10 की पावर 9, सुन रहे हो, कितना होता है? 9.0, मतलब 9 लगभग 9.0 ओरिजिनल मान है। 9.0 गुणे 10 की पावर 9, ठीक है ना? कूलाम क्या होता है? कूलाम प्रति, लिखा होगा यहाँ, कूलाम मीटर स्क्वायर प्रति, कूलाम मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है ना? चलिए लिखिए इसके बारे में। अब इसका इतिहास थोड़ा सा दिया हुआ है कि कूलाम कौन थे। 1775 इसमें फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम, किताब के अनुसार बताया जा रहा है कि 1775 ईस्वी में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम थे जिन्होंने दो आवेशों के बीच, ठीक है ना, कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया था जिसे कूलाम का नियम कहा जाता है, ठीक है ना? तो लिखिए, बोले, नियम समझ में आया है? समझे हो क्या कहा गया है?